गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में। तो अपना जो विषय है वो विषय रहता है राजनीति विज्ञान। विषय कौन सा है? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस BA पार्ट 5 जिसका अध्ययन करेंगे वो कौन सा है? BA पार्ट 5। और जिस पॉइंट को लेके हम आज चर्चा करेंगे, जिस बिंदु को लेके हम आज चर्चा करेंगे वो बिंदु है भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति कि भारत विशाल देश, इतना बड़ा विश्व में अपना प्रभाव रखने वाला देश है। इसकी विश्व के क्षेत्र में विदेश नीति कैसी है, कैसी विदेश नीति को अपनाता है, विदेश नीति के उद्देश्य क्या हैं, विदेश नीति के तत्व क्या हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला पूछ ले कि भारत की विदेश नीति के निर्माण में तत्व के विदेश नीति के, भारत की विदेश नीति किसकी नीति में? भारत की विदेश नीति के निर्माण के तत्व कि भारत की विदेश नीति को बनाने में योगदान देने के लिए तो इसका तत्व क्या क्या है वो। तो पहली है भाई, पहला जो तत्व है वो है भौगोलिक तत्व। भौगोलिक तत्व, भौगोलिक तत्वों की बात करें, जैसे देखो कि भारत का भौगोलिक तत्व कैसे है या भौगोलिक तत्व क्या इंपॉर्टेंट रखता है। तो भारत का भौगोलिक तत्व ऐसे इंपॉर्टेंट रखता है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन सा बड़ा देश है कि विश्व में कौन सा स्थान रखता है? 7वां। विश्व को में देखें, विश्व की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है, 7वां बड़ा देश है। इसके उत्तर में, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। भौगोलिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से महत्व रखती है। बात करें कि दक्षिण में हिंद महासागर है, हिंद महासागर। बात करें कि पूर्व और पश्चिम से स्थलीय भूभाग जो एक देश को दूसरे देश से जोड़ता है। क्या जोड़ता है भाई? एक देश को दूसरे देश से जोड़ता है। मतलब कि भारत का क्षेत्रफल है 32 से 82,263 वर्ग किलोमीटर की विश्व का 7वां बड़ा देश 32 से 82,200 वर्ग किलोमीटर, जिसके उत्तर में पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं, पर्वत हैं। भारत के दक्षिण हिस्से में कहीं पठार है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व पश्चिम में स्थलीय भूभाग। कहने का मतलब भारत है वो सामरिक दृष्टि से महत्व रखता है। विदेश नीति को अपनाने के प्रमुख उद्देश्य ये भी हैं कि भारत की भौगोलिक क्षेत्र बड़ा होने के कारण कहीं ना कहीं इसकी चारों तरफ से सीमाएं लगती है, तो सैन्य खर्चा ज़्यादा होता है। भाई सैन्य ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी सेना को सुरक्षित करने के लिए। तो भारत ये नहीं चाहता कि सैन्य ताकत बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो, आए दिन युद्ध हो, इसलिए शांति चाहता है। दूसरी बात, हिंद महासागर से किसी भी देश से होकर क्या किया जा सकता है? भारतीय बंदरगाहों से व्यापार हो सकता है कि भारतीय बंदरगाहों से व्यापार किया जा सकता है, भारतीय बंदरगाहों से व्यापार होता है। स्थलीय भूभाग से कहने का मतलब भारत है एक देश से दूसरे देश, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर बात करें कि चीन, इधर बात करें म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, इनके साथ स्थलीय सीमा बनाता। तो स्थलीय सीमा के माध्यम से भी हम अपनी आर्थिक व्यापारिक क्षेत्र को, अपनी संस्कृति को किसी न किसी उद्देश्य से एक क्षेत्र में एक
दिशा में जोड़ सकते हैं। तो भौगोलिक तत्व क्या इंपॉर्टेंस रखता है कि भारत बड़ा देश है, कहीं ना कहीं भारत का जैसे जलीय सीमा, पर्वतीय सीमा, स्थलीय सीमा लगती रहती है। उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर है और दोनों तरफ पूर्व और पश्चिम में स्थलीय सीमा लगती है। तो पर्वतीय क्षेत्र से दरारों से होकर भी आसानी से एक देश से दूसरे देश में व्यापार की दृष्टि से महत्व रखता है। दूसरी बात करें कि हिंद महासागर से भी व्यापार की दृष्टि से महत्व रखता है और स्थलीय भूभाग भी एक देश से दूसरे देश को जोड़ने का काम करता है। तो इतना बड़ा होने के बाद कि भारत इतना बड़ा भूभाग इतना रखने के कारण क्या करना चाहता है कि भारत विश्व में शांति बनाए रखना चाहता है, ताकि एक देश दूसरे देश के साथ मिलकर प्रगति कर सके, तो शांतिपूर्वक रखना चाहता है। दूसरा गुटबंदियाँ, दूसरा तत्व क्या है विदेश नीति को बढ़ाने वाला, वो है गुटबंदियाँ। गुटबंदियाँ ये होती कुछ बंदियाँ। अब देखो गुटबंदियाँ, भारत जब आज़ाद हुआ था सेकंड या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कितनी महाशक्तियाँ बची थी? 2 महाशक्तियाँ बची। कितनी महाशक्तियाँ? 2 महाशक्तियाँ थी। एक थी सोवियत संघ या कह सकते हैं रूस, दूसरी महाशक्ति थी अमेरिका। विश्व कितनी महाशक्तियाँ थी? 2। अब 2 महाशक्तियों की बात करें कि ये दोनों महाशक्तियाँ किसी ना किसी देश को अपने साथ जोड़ना चाहती थी, अपनी सैन्य शक्ति को या विश्व में ये साबित करना चाहती थी कि अब किसी ना किसी मामले में क्या है भाई, बहुत बड़े हैं। लेकिन भारत इन दोनों महाशक्तियों के साथ नहीं जुड़ना चाहता था, नहीं चाहता था बात कि हम इन दोनों महाशक्तियों के साथ जुड़ें। क्यों? क्योंकि अगर एक महाशक्ति के साथ भारत जुड़ जाता है, जैसे सोवियत संघ के साथ जुड़ जाए चाहे अमेरिका के साथ, तो बाकी जो देश हैं, अगर सोवियत संघ के साथ जुड़ गया तो अमेरिका के जो देश हैं उनसे आर्थिक नुकसान हो जाएगा। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को नहीं अपना सकता या खुद की अपनी विदेश नीति को लागू नहीं कर सकता। इसलिए भारत ने इन दोनों से बचने के लिए एक अलग गुट का निर्माण किया, गुटनिरपेक्षता। किसका निर्माण किया? गुटनिरपेक्षता, कि हम किसी भी गुट में क्या नहीं होंगे, हम किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होंगे, हम अपना अलग से एक गुट का निर्माण करेंगे, वो है गुटनिरपेक्षता, जिसके माध्यम से हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन, कि भारत है वो किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होगा, अलग से अपना एक गुट बनाएगा जिसका नाम दिया गुटनिरपेक्षता, जिसमें भारत है वो किसी भी प्रकार से क्या कर सकता है, अपने विदेश नीति का संचालन कर सकता है और दोनों ही महाशक्तियों के साथ क्या रह सकता है, जुड़ाव रह सकता है। दोनों ही महाशक्तियों के साथ देश संधियां स्थापित कर सकता है, अपनी आर्थिक उन्नति के प्रयासों को बढ़ा सकता है। कहने का बात है गुटबंदियाँ की विश्व में जो गुटबंधन चल रहे हैं, 2 महाशक्तियाँ आपस में लड़ रही है, एक देश दूसरे देश से जुड़ रहे हैं। कहने का मतलब अगर एक महाशक्ति के साथ जुड़ गए तो हम दूसरी महाशक्ति के साथ मिलकर अपने देश का विकास नहीं कर सकते, और हो सकता है कि हम आने वाले समय में भी अपनी गुटबंधन या किसी महाशक्ति से जुड़ने के कारण अपनी विदेश नीति का पूर्ण रूप से स्वतंत्रता से संचालन नहीं कर पाए। इसलिए भारत ने एक अलग से अपनाया जो है गुटनिरपेक्षता, किसी भी गुट में शामिल न होना, जिसका मतलब है कि हम अपनी विदेश नीति का संचालन करेंगे और अपने आर्थिक विकास और सामाजिक स्तर को दोनों ही महाशक्तियों के साथ उनके आगे बढ़ाएंगे। किसी भी महाशक्ति के साथ
विदेश संधि का या विदेश समझौते पे हम हस्ताक्षर कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तीसरा आपसे पूछ ले कि आर्थिक तत्व, तीसरा क्या था भाई? तत्व, आर्थिक तत्व। अब देखो आर्थिक तत्व, तीसरा पॉइंट है अपना आर्थिक तत्व कि भारत विश्व में क्या चाहता था? शांति। कि शांति के माध्यम से ही भारत है विश्व में अपनी आर्थिक स्रोतों को क्या कर सकता था? बढ़ा सकता था। आर्थिक स्रोतों कि भारत के पास उतना ताकतवर देश नहीं था। भारत है वो हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ देश था, विकासशील देशों में गिना जाता है। किस देशों में? विकासशील। कि भारत है वो विकासशील देशों में गिना जाता है। शांति के माध्यम से ही अपने आर्थिक स्रोतों को बढ़ा सकता है। तो आर्थिक तत्वों को बढ़ाने के लिए भारत है वो पाश्चात्य देशों के साथ संधि करना अनिवार्य हो गया। क्या हो गया था कि पाश्चात्य देशों के साथ खुद संधि या समझौते करने के लिए मजबूर हो गया था, या ये कह सकते हैं कि अनिवार्य हो गया था कि भारत अगर खुद की विदेश नीति को बनाए रखेगा तो उसका प्रभाव बना रहेगा। भारतीय भावना के अनुसार सभी लोग जुड़े रहेंगे, सहिष्णुता रहेगी, सही संहिता कि सभी लोग एक साथ जुड़े रहेंगे और भारत का आर्थिक विकास तेज गति से प्रारंभ होगा। आर्थिक तत्व क्या कहता है कि शांति को बनाए रखना जरूरी है। आर्थिक स्रोतों का विकास तभी होगा जब हम शांति बनाए रखेंगे। और पाश्चात्य देश जो धनाढ्य देश के कहने का मतलब धनाढ्य देश जो थे, उन देशों के साथ अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना और भारतीय लोगों में सहिष्णुता की भावना को बनाए रखना जरूरी था। इस कारण भारत की विदेश नीति का निर्माण हुआ। फिर पूछ ले आगे वाला आपसे कि राष्ट्रीय हित, 4 नंबर पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय हित। अब आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय हित कैसा था भाई? कि भारत अभी नव उदित राष्ट्र था। नव उदित राष्ट्र मतलब अभी स्वतंत्र हुआ था, जो उपनिवेशवाद का गुलाम रह चुका था, उपनिवेशवाद की मार झेल चुका था, अंग्रेजों के अधीन रह चुका था। कहने का मतलब भारत अभी आजाद हुआ था, उपनिवेशवाद के अधीन रह चुका था या गुलाम रह चुका था। बात चल रही है उपनिवेशवाद की। उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद कि भारत को डर था, क्योंकि इन दो महाशक्तियां थी, उनमें जो भावना थी वो साम्राज्यवाद की भावना थी। कहने का मतलब अपने क्षेत्र को ज़्यादा बढ़ाना, विस्तारवादी की नीति इन्होंने अपना रखी थी। तो भारत इस विस्तारवादी नीति के कारण वापिस उपनिवेशवाद के गुलाम नहीं होना चाहता था, उपनिवेशवाद राष्ट्र नहीं बनना चाहता था। और इस नीति को छोड़ने के लिए उन्होंने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण किया। तो स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण कैसे हुआ कि भारत नवोदित राष्ट्र था, अभी आजाद हुआ था और भारत नहीं चाहता था कि किसी भी महाशक्ति के साथ मिलकर उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद या विस्तारवाद को वापस भारत में लेके आए। और भारत में नहीं लाने के लिए उन्होंने किस नीति को अपनाया? विदेश नीति, जो अपने देश के हित में भी थी, अपने देश के महत्व में थी, क्योंकि देश अभी पुनः ऐसी स्थिति में जाने के लिए तैयार नहीं था। बहुत मुश्किलों से उपनिवेशवाद से छुटकारा मिला। तो ये हो गई राष्ट्र हित। 5 नंबर आपसे पूछ ले कि 5 नंबर क्या है, तो कहोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व। 5 नंबर आपकी तत्व क्या है भाई? पंडित जवाहरलाल का व्यक्तित्व। पंडित जवाहरलाल का व्यक्तित्व की बात करें कि
न केवल ये भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे कि ये प्रथम भारत के क्या थे, प्रथम प्रधानमंत्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, तो बात चल रही है कि प्रथम प्रधानमंत्री की ही बात नहीं है, बल्कि ये प्रथम प्रधानमंत्री ही नहीं थे, ये पूरे देश में अपना व्यक्तित्व रखते थे कि व्यक्तित्व के कारण प्रसिद्ध थे, अपने चरित्र के कारण अपनी पहचान थी। विदेशी नीति की छाप हर पहलू में झलकती थी कि विदेश नीति है, ये इनके चेहरे से ही पता लगता था कि ये अपनी विदेश नीति बनाना चाहते हैं। लोगों की बहुत सारी उम्मीदें किससे जुड़ी हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई थी। भारत के लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई थी कि भारत के प्रधानमंत्री जो पूरे देश का नेतृत्व कर रहा है वो खुद की विदेश नीति बनाए और भारत जिस आर्थिक दशा से पिछड़ा हुआ है उस आर्थिक क्षेत्र में बढ़ोतरी करें, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र या फिर अन्य क्षेत्रों में भारत विकास करे, आगे लेकर जाए। अंतर्राष्ट्रीय मामलों को सुलझाने में जितने भी थे, व्यक्तित्व का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय जितने भी मामले थे उनको सुलझाने में माहिर थे, दूर करने में माहिर थे। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को भी दूर करना कौन चाहते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे। कहने का मतलब है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व बहुत बड़ा था, वो प्रथम न कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे बल्कि पूरे विश्व में उनकी पहचान थी। वो अपने देश को आर्थिक सामाजिक क्षेत्र पे लेके जाना चाहते थे और खुद की स्वतंत्र विदेश नीति स्थापित करना चाहते थे। और उनका व्यक्तित्व झलकता है कि विदेशी जो मामले थे, अंतर्राष्ट्रीय जो मामले थे, अन्य देशों से दूर नहीं हुए, उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने व्यक्तित्व से दूर कर दिया, विवादों को शांतिपूर्वक तरीके से हल कर दिया। 6 नंबर सैन्य या सैनिक तत्व, क्या कह सकते हो, सैनिक तत्व। क्योंकि सैनिक तत्वों की बात करें कि सैनिक दृष्टि से बात क्या नहीं था, वही शक्तिशाली राष्ट्र नहीं था। क्या नहीं था, बात शक्तिशाली देश नहीं था, शक्तिशाली देश नहीं माना जाता है क्योंकि भारत के पास इतने ज़्यादा सैनिक नहीं थे कि वो किसी भी देश का मुकाबला कर सके। भारत के पास आधुनिक हथियार नहीं थे जिससे अपने सैनिक हैं वो दूसरे देश का मुकाबला कर सके। सैनिकों की कमी थी। और दूसरी बात कि अभी अभी उपनिवेशवाद से क्या हुए थे, उपनिवेशवाद से आज़ाद हुए थे। कहने का मतलब कि अभी अभी अंग्रेजों से गुलाम थे तो आज़ादी मिली थी, उस आज़ादी के लिए वो अपने आत्मनिर्भर नहीं थे, अपने देश की रक्षा नहीं कर सकते थे, शक्तिशाली नहीं थे, इसलिए इन्हें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था, विदेशों पर निर्भर। इसलिए भारत को किन देशों पर निर्भर रहना पड़ा, विदेशों पर निर्भर रहना पड़ा। विदेशों पर निर्भर रहने के कारण भारत को किस नीति को, विदेश नीति को अपनाना पड़ा कि अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाना। कहने का मतलब कि भारत अंग्रेजों के अभी अभी गुलाम हुए थे, भारत के पास इतनी विशाल सेना नहीं थी, इतने शक्तिशाली सैनिक नहीं थे, भारतीय सैनिकों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे जिससे वो दूसरे से मुकाबला कर सके, दूसरे देश से या दूसरी महाशक्ति का मुकाबला कर सके। और इतना न होने के बाद भारत को विदेशी सेना या विदेशी ताकतों पर निर्भर रहना पड़ा। इसलिए भारत ने खुद की क्या अपनाई हुई विदेश नीति को अपनाया। तो ये थे विदेश नीति के तत्व हमने पढ़े अलग अलग, जैसे भौगोलिक तत्व, आर्थिक तत्व। बात करें उत्पन्न या पंडित नेहरू का व्यक्तित्व या फिर सैनिक तत्व